हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिनोनिम करेंगे और सिनोनिम वहीं से करेंगे जहां पे सिनोनिम हमने छोड़ा था। ठीक है, याद है आप लोगों को कहां छोड़ा था? इसका याद रखना, इंग्लिश स्पेशल हमारा जो बैच नंबर 27 आया है बिल्कुल फ्रेश बैच आ रहा है, 10 तारीख को आ रहा है 5:30 से 7, जिसमें पूरा कंप्लीट कोर्स हम बिल्कुल अप टू द टॉप मोस्ट लेवल यानी बैंक पीओ एंड सीजीएल मेंस के लेवल तक का करवाएंगे। ठीक है, सो इसका भी डेमो चलेगा आपका यूट्यूब में ही। और हमने जो आपको करवाया था, याद होगा आपको, हमने 95 तक करवाया था। ठीक है, सिनोनिम हम लोग अब आगे करते हैं। डिसऑनर, बेटा ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो डिसऑनर का मतलब होगा अपमान। फेमस बना है क्या से? फेमी से। फेमस मतलब होता है प्रसिद्धि, तो फेमस जो बना है नाउन फेमी से, तो इनफेमी भी तो सेम होगा, यानी प्रसिद्धि नहीं अपयश जिसको कहोगे। डिसऑनर और इनफेमी जिसका मतलब सेम है, यानी कि अपमान अपयश। ठीक है, देखो डिसऑनर जो मैंने कहा कि जो ऑनर, जो ऑनरेबल होते हैं, है ना, जिसके पास ऑनर होता है, सम्मान होता है, वो फेमस होता है। तो ऑनर और फेमी को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनफेमी और डिसऑनर सिनोनिम होगा, है ना। अगर इसका एंटोनिम देखोगे डिसऑनर का, तो ग्लोरी होगा, क्योंकि ग्लोरी का मतलब होता है उसका सम्मान, उसका नाम, यश जो होता है वो ग्लोरी होता है ना। मैग्निफिसेंस जिसको कहोगे, तो ग्लोरी इसका एंटोनिम हुआ किसका? डिसऑनर का उल्टा ग्लोरी। अगर आपका अपमान है तो डिसऑनर हो रहा है, अगर सम्मान है तो ग्लोरी है। बताओ, नेक्स्ट आओ, अनकूथ। क्या है ये रूड बिहेवियर होता है। रूड बिहेवियर इज अनकूथ, है ना। जब आपका व्यवहार बुरा हो जाता है, 96 का देखो, तो आप अनकूथ का मतलब हुआ रूड बिहेवियर, जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है ना, जिसको कह सकते हो, और सोशली सामाजिक रूप से अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। देखो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? आप लोग बस खाली स्क्रीनशॉट लेते रहना। और विकेट का मतलब क्या होता है? विकेट मतलब दुष्ट हुआ, बदमाश, नटोरियस, है ना। जो गलत काम करते हैं उसको हम विकेट कहते हैं, नटोरियस। ठीक है, जो क्रूएल होते हैं, जो गलत इंसान होता है, मिसक्रिएंट होते हैं, विकेट मतलब होता है। अगर आपका विकेट नेचर है, इसका मतलब आप में दुष्ट प्रवृत्ति वाली जो एलिमेंट्स वो भरी हुई है। ठीक है, डिसऑनर का सिनोनिम सबका हमने आपको बता दिया। ग्लोरी का मतलब हो गया भव्यता, जो मैंने आपको बताया। मैग्निफिसेंस, देखो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, एरुडाइट। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना बेटा, उसको एरुडाइट कहते हैं। सिनोनिम हुआ स्कॉलरली, मतलब एजुकेटेड। जब आपके पास एजुकेशन होता है तो आप स्कॉलरली कहलाते हो, यानी आपके पास ज्ञान का क्या है? प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश लाइट होता है, तो मैं ऐसे लिख दूं एनलाइटेंड। ज्ञान का प्रकाश है, एनलाइटेंड हो आप, इसका मतलब है पढ़ा लिखा हो गया। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो अनएजुकेटेड हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा, इसलिए इसका सिनोनिम में एक और लिख सकती हूं मैं, लिटरेट। देखो, यानी एरुडाइट का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसमें एजुकेशन होता है, एजुकेटेड, एनलाइटेंड, लिटरेट। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना, जिसका सिनोनिम लिख सकते हो एमिएबल, एमिकेबल,
देखो एमी वर्ड आया ही है रूट दोस्ती से, जहां पर भी एमी देखते हो समझ जाना रूट है दोस्ती। एमिएबल, एमिकेबल दोनों का मतलब क्या हुआ? फ्रेंडली, यानी कि कोऑपरेटिव। एंड माइजरली का मतलब कंजूस। माइजरली जहां देखो समझ जाओ स्टिंजी, पार्सिमोनियस, ठीक है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब ये होता है कंजूस। स्किन फ्लिंट और भी सिनोनिम था उसका, मैंने लिखवाया है कहीं पर, आपको स्किन फ्लिंट भी याद रखना, ठीक है। क्लियर? अब आओ लवली। लवली तो बहुत ही आसान वर्ड है ना, मतलब क्या है? प्यारा। देखो यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। स्किन फ्लिंट मतलब जैसे चमड़ी निकाल ले, है ना, क्योंकि मैंने अभी जो कहा था एमी, इसका मतलब मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है। देखो ये सारा सिनोनिम है माइजरली का, जिसका मतलब होता है कंजूस। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? अब आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट वर्ड है आइडिया। आइडिया का मतलब किसी तरह का कोई आइडिया होना, यानी कुछ युक्ति होना, विचार होना। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन तो समझदारी होता है। कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, तो कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग ना। नोशन, इमोशन, जिस्ट। जिस्ट का मतलब एक जनरल आइडिया जो होता है वो जिस्ट होता है। अब मुझे बताओ 98 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड देवरूपा। देखो नोशन, वेरी गुड, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें आपको अगर मैं कहूं भाई कॉम्प्रिहेंशन, तो ये हुआ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, उसमें जो आपकी समझ है। बेटा कॉम्प्रिहेंशन में यही तो देखा जाता है कि क्या आप पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर सक रहे हो, समझ सकते हो, तभी तो आंसर करोगे, है ना। जिसका मतलब होता है जनरल मीनिंग, एक नॉर्मल जनरल मीनिंग। जब आपसे कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए कहते हैं तो पढ़ के आप उसका जिस्ट समझ रहे हो, जनरल मीनिंग समझ रहे हो। अगर जनरल मीनिंग समझ रहे हो यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, समझ में आया। इमोशन तो आपकी भावनाएं होती है, तो बचा क्या? नोशन। आइडिया का सिनोनिम है नोशन, ठीक है, इमोशन नहीं, नोशन। इमोशन तो आपकी भावना होती है ना, आपकी जो भावनाएं हैं वो इमोशन है। सो आइडिया का सिनोनिम हुआ नोशन। क्लियर? टेक्स आफ्टर, टेक आफ्टर किसका सिनोनिम है? जल्दी बताना, टेक आफ्टर, जल्दी से आंसर बताते जाइए। टेक आफ्टर किसका सिनोनिम है? रिजेंबल। यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर, तुम अपने पापा की तरह दिखते हो। सो टेक आफ्टर का मतलब क्या हुआ? रिजेंबल, ठीक है, फॉलो नहीं। आप अपने पापा की तरह दिखते हो तो टेक आफ्टर। आप अपने पापा को फॉलो कर रहे हो और मान लो आपके पापा कुछ गलत आदतें हैं उनकी, और आप में भी गलत आदतें आ जाएंगी, तो मम्मी क्या बोलती है? जैसा बाप है वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, वो अलग चीज है। उसका एक इडियम बताते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। शक्ल की बात नहीं कह रही हूं मैं, शक्ल की बात कहोगे तो टेक आफ्टर जिसका मतलब है रिजेंबल, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल। इमिटेट का मतलब है नकल करना। देखो इमिटेट का मतलब हो जाता है नकल करना। जिसको आप किसी चीज को इमिटेट करते हो तो उसकी बराबरी करने की कोशिश करते हो। सिनोनिम लिख लो, एम्यूलेट और कॉपी। अपनी बुक में लिखते जाओगे ना बेटा तो पूरा बुक भर जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत मजा आएगा बाद में पढ़ने में। इमिटेट या कॉपी। कम आफ्टर का मतलब लिखो, पहले तो लिखो हंट समवन
डाउन मैं मीनिंग बताऊंगी बाद में, और परस्यू आप मीनिंग बताती हूं, सुनो। द पुलिस हैव कम आफ्टर द स्मगलर्स, इसका मतलब एकदम पीछा करके उसको पकड़ के खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। जैसे मुंबई में क्या होता था, अलग अलग गैंग्स चलते थे, बाद में मुंबई पुलिस क्या किया, केम आफ्टर द गैंगस्टर्स, सबको पकड़ के या तो एनकाउंटर कर दिया या बर्बाद कर दिया। देखो, कम्स आफ्टर का मतलब हंट समवन डाउन, यानी शिकार करके खत्म कर देना या बुरी तरह से उसका पीछा करना। समझ में आया? क्लियर? इमिटेट का मतलब नकल करना, सिनोनिम एम्यूलेट एंड कॉपी, और फॉलो का मतलब तो किसी के पीछे जाना, है ना। जैसे आप अपने फादर को फॉलो करोगे, वो अच्छे काम कर रहे हैं तो आप भी उनको फॉलो कर रहे हो, है ना। समझ में आया? क्लियर? इल फेवर्ड, भाई फेवर नहीं कर रहा आपका कोई, इल, इल मतलब खराब, बीमार, इल नेगेटिव वर्ड। अनलकी, कोई कहेगा भाई तुम्हारा क्या हुआ, इस साल नहीं हुआ, नो दिस टाइम आई वॉज इल फेवर्ड, इसका मतलब आई वॉज अनलकी। समझ में आया? वीक इन हेल्थ, जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो आप बीमार होते हो, वीक इन हेल्थ इज इनफर्म, है ना, इल, नॉट हेल्दी। शॉर्ट टेम्पर्ड का तो मतलब होता है वन हु गेट्स, वन हु बिकम्स एंग्री इजिली, आसानी से जो गुस्सा हो जाए वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। इसके लिए एक ईडियम है, फ्लाई इनटू अ रेज। फ्लाई इनटू अ रेज का मतलब होता है जो बहुत तेजी से गुस्सा हो जाए और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, ठीक है। अगली, कुरूप, जो देखने में गंदा हो, है ना, अगली। एंटोनिम क्या होगा, ब्यूटीफुल। अब मुझे बताओ, इल फेवर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, अनलकी। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल, एन आइडिया मतलब नोशन। अब जल्दी से फटाफट उतार लो, स्क्रीनशॉट मारो। हो गया, हम लोग 100 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आओ, होमेज, श्रद्धांजलि। होमेज इज श्रद्धांजलि, सिनोनिम होता है ट्रिब्यूट। श्रद्धांजलि, होमेज और ट्रिब्यूट दोनों सिनोनिम है, जिसका है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, ठीक है, क्लियर। ओबी, ह्यूमिलिटी, बेटा ह्यूमिलिटी इज होता है विनम्रता, है ना। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, जिसको कहोगे पोलाइटनेस, ठीक है। ये आप पोलाइटनेस की बात कर रहे हो, डाउन टू अर्थ बिहेवियर की बात कर रहे हो, राइट। ओबीडियंस, जब कोई ओबे करता है तो कंप्लाई करता है, आपकी बात मानेगा। ओबीडियंस इज कंप्लायंस। अगर आपके बेटा में ओबीडियंस है तो अगर आप ओबे करते हो अपने पेरेंट्स को, यानी उनकी बात मानते हो, जो बोलते हैं वो करते हो, कंप्लायंस। एंड एलिजियंस का मतलब होता है किसी पार्टी या किसी भी दल को, है ना, या किसी, मान लो किसी कोई मुद्दा ही है, उसके प्रति बहुत ज्यादा आप अगर ये हो, जिसके प्रति बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, तो आपका एलिजियंस किसके तरफ है। कई बार ऐसा होता है ना, बातचीत से पता चल जाता है यार ये तो बीजेपी का है,
ये तो कांग्रेस का है, इसका मतलब है सपोर्ट टू अ पार्टी कॉज एक्सेट्रा। अगर आपकी एलिजियंस मोदी की तरफ है तो आप भक्त कहलाओगे, अगर कांग्रेस की तरफ है तो आप चमचे कहलाओगे। नहीं तो आजकल एलिजियंस से पता चलता है भैया तुम्हारा नाम क्या पढ़ने वाला है ना। यही तो हो गया इंडिया में। क्ल्यू, यार मुझे तो बिल्कुल भी क्ल्यू नहीं था इस बात का, मुझे बिल्कुल भी कोई हिंट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, है ना। आप कहोगे मैम हिंट और इंकलिंग लगभग तो सिनोनिम है, लेकिन जानते हो इंकलिंग इज अ स्लाइट फीलिंग। मुझे जरा सा भी इंकलिंग नहीं था कि वो चोर निकल जाएगा। आई डिडंट हैव एन इंकलिंग दैट ही will turn out to be a, or he would turn out to be a thief. That means I didn't have an inkling. जरा सा भी ये फीलिंग नहीं था, a slight feeling, है ना। तब आप कहोगे मैंने हिंट तो दिया था, I had given you a hint. हिंट का मतलब क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा क्लू दिया था, ठीक है। सो हिंट और क्लू सिनोनिम है। इंटीमेशन, बेटा इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। इंटीमेशन, और कई बार हम इसको कंफ्यूज करते हैं, याद रखना, इंटिमिडेशन से। इंटिमिडेशन का मतलब तो हो जाता है धमकी, उसे गैंगस्टर्स की तरफ से इंटिमिडेशन मिला है और ये इंटिमेशन पुलिस को मिल चुकी है कि उसकी हत्या हो सकती है। सो इंटिमेशन का मतलब सूचना, इंटिमिडेशन का मतलब धमकी, चेतावनी। क्लियर। सिग्नल, हिंट, क्लू लगभग तो सेम होता है, लेकिन क्लू का एक्चुअल मीनिंग होता है हिंट, क्योंकि सिग्नल तो कहते हैं ना मोबाइल का भी सिग्नल होता है ना, तो वो अलग चीज। अमेजमेंट, आश्चर्य। आश्चर्य, देखो आश्चर्य कौन है इसमें, सरप्राइज। और अगर वो आश्चर्य बहुत ही गंदा है, मतलब एक तरह से बिल्कुल आपको दुखी कर दिया या बिल्कुल धक्का दे दिया, तब वो शॉक है। इसलिए याद रखना, अनप्लेजेंट सरप्राइज इज इक्वल टू शॉक। सो जो शॉक होता है ना, ये सरप्राइज ही होता है, लेकिन ये अनप्लेजेंट होता है। अनप्लेजेंट सरप्राइज इज इक्वल टू शॉक, ठीक है। वॉन्डर, जहां देखो समझ जाओ भटकना की बात है, बेटा वंडर नहीं है, भटकना। He wandered here and there for water. भटकता रहा। वॉन्डर का मीनिंग है भटकना, ठीक है। वंडर होता आश्चर्यचकित होना या सोचना, फाइन। एंड सस्पिशन का मतलब क्या हुआ, सस्पिशन का मतलब शंका। सस्पिशन का मतलब होता है शंका, है ना। यानी कि जब आपको किसी पर शंका होता है ना, तो कहोगे आई हैव सस्पिशन ऑन हिम। देखो कोई प्रॉब्लम, बेटा डेली क्लास तो होती नहीं है, डेली क्लास नहीं हो पाती बेटा मेरा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं पूरी कोशिश करती हूं आपकी क्लास लूं। चलो, मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरी पूरी कोशिश रहती है 10 से 11:30, 10 से 11। बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो, ये कॉम्बो बैच आ रहा है, बैच नंबर 25, जिसमें ये मेरा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, कोशिश करो आप लोग लाइव पढ़ने का। वीओडी आप तभी लेना जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, कुछ नया कराते रहते हैं, तो इसीलिए अगर हो सके तो आप जरूर लाइव क्लास लेना। ये लाइव बैच आ रहा है जिसके अंदर मेरा 10 मार्च से मेरा बैच शुरू होगा। हालांकि ये 1 मार्च से शुरू हो चुका है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन चलेगा, अलग अलग दिन शुरू हो रहा है। मेरा जो क्लास है बैच नंबर 27, वो शुरू हो रहा है 10 मार्च से। आओ नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, मतलब अब एक ही जैसा क्वालिटी बना के रखो,
बड़ा मजा आ रहा है, आपके होटल में खाना खाने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कभी कुछ कभी कुछ खराब, कभी सब्जी बहुत वैसा टेस्ट नहीं जैसा पिछली बार था, तो कहेंगे देखो यार तुम्हारा होटल तो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी जो क्वालिटी है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी वो यूनिफॉर्म नहीं है। सब्जी बहुत अच्छा बनाते हो, कभी कभी खराब निकल जाता है, इसका मतलब है एक ही क्वालिटी मेंटेन करो ना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, यानी आप एक ही रूप मेंशन करो ना, मेंटेन करो ना, एक रूपता होनी चाहिए आप में। और कांस्टेंट जो चीज होता है वो परमानेंट वैसी रहता है ना, इसलिए कांस्टेंसी का मतलब होता है जो कह सकते हो अनचेंजेबल क्वालिटी, यानी द क्वालिटी ऑफ नॉट चेंजिंग। यूनिफॉर्मिटी अलग वर्ड है और कॉन्स्टेंसी अलग वर्ड है। सो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी तब होता है जब आप में वो सेम चीज अगर मेंटेन किए हुए हो तो, और अगर कांस्टेंट है आप तो आप अनचेंजिंग है। कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंजिंग, है ना, एंड द एबिलिटी टू नॉट टू चेंज, ठीक है, यानी कांस्टेंट बना हुआ है, जैसा था वैसा ही है। क्लियर? कॉम्पिटेंस, बेटा आप कंपीट कब करोगे एग्जाम में? जब आप में कॉम्पिटेंस होगा तो। आप कहते हो ना वो कंपीट कर गया, वो सीजीएल कंपीट कर गया, कैसे कर गया कंपीट? क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंस था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस? दैट इज द एबिलिटी। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, तभी तो वो कंपीट कर गया। आप एग्जाम तब कंपीट करोगे जब आप में एबिलिटी होगी तब। और परमानेंस का मतलब होता है तो हमेशा के लिए रह गया, है ना। परमानेंस का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। कहते हैं ना हीरा है हमेशा के लिए, सदा के लिए। याद रखना, हीरा सदा के लिए नहीं होता। ये आपको छोटी सी बात बताती हूं, 1 मिनट सुनना। जानते हो हीरा अगर आप खरीदोगे ना तो हीरा बहुत महंगा मिलता है, जब बेचने जाओगे तो उसका रेट नहीं मिलता। हालांकि सोना जिस रेट में होता है उसी रेट में उस दिन का देखो न्यूज़पेपर या नेट में अगर आज 45,000 है तो आपको बाजार में जाकर 45,000 में आपको 10 ग्राम सोना बेच के आ जाओगे। हीरा का वो रेट नहीं मिलता, वहां जाके पता चलता है कितना कट जाएगा। उसका कारण क्या है पता है? हीरा सदा के लिए नहीं है। हीरा को अगर आप हीट करो बहुत हाई टेम्परेचर पर, CO2 बन के उड़ जाएगा। ये सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था। 1995 में सिर्फ 5% ही जापानीज अपने गर्लफ्रेंड को हीरे की अंगूठी देके प्रपोज करते थे शादी के लिए। लेकिन डिबियस जो है ना, जो बहुत बड़ी कंपनी है ऑफ हीरा का, उन्होंने क्या किया? ऐसा एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी बनाया, ऐसा एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी बनाया कि इमोशन से जोड़ दिया कि अगर आप सही में किसी को प्यार करते हो तो आप उसको प्रपोज करोगे हीरे की अंगूठी के साथ। आजकल मिडिल क्लास फैमिली में भी जब तक हीरे का अंगूठी नहीं मिलता तो लगता ही नहीं है कि यार कुछ वैल्यू हुआ है ना। लड़का और लड़की क्या करते हैं? हीरे की अंगूठी एक दूसरे को पहनाते हैं। और वो अंगूठी, अब देखो ध्यान से सोचो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी थी। उसने आपके इमोशन से हीरा को जोड़ दिया, यानी ये अंगूठी उतारेंगे हम तभी फेंकेंगे जब हमारा रिश्ता टूट जाएगा। उसको बेचने कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको इमोशन से जोड़ दिया। उनको पता था बेचने जिस दिन आ गया उस दिन पता चल जाएगा इसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो उन लोगों ने क्या किया? उसको बेचने के लिए भी रोक लगा दी कि भाई इमोशन है, आपके पति ने आपको दिया है, आप उसको मत बेचना, कभी मत बेचना। राइट? जैसे यहां इंडिया में मंगलसूत्र का है ना, वैसे ही अंगूठी को बना दिया, इस हीरे की अंगूठी को बना दिया। एंड रिमेंबर वन थिंग, हीरा का एक्चुअली देखा जाए तो वैल्यू नहीं, वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू हम सोचते हैं कि भाई सोने से ऊपर हीरा है। हीरा खरीदने जाओगे बहुत महंगा है, बेचने जाओगे वो रेट नहीं मिलता। ये सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था। और इसके बाद सुनो, 95 में 5% जापानीज हीरे की अंगूठी से एक दूसरे को प्रपोज करते थे। लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट ऐसा बढ़ा ना कि 2011 में फिर से सर्वे हुआ था, 50% जापानीज अपने गर्लफ्रेंड को या शादी में
हीरे की अंगूठी से प्रपोज करने लगे थे, 5 से 50%। और इंडिया में भी आजकल यही हालत है। नहीं, इसलिए याद रखना, अगर प्यार करते हो तो सोना दो, क्योंकि वो सोना उसको हेल्प करेगा जब वो परेशानी में होगी तो, या वो परेशानी में होगा तो। हीरा नहीं बिकता। ठीक है, गॉट इट। चलो आ जाओ वापस। जैसे मैंने परमानेंस पढ़ा ना, तो याद आ गया फॉरएवर, है ना। परमानेंस का सिनोनिम, लव इज एटर्नल एंड डायमंड इज फॉरएवर। कहते हैं ना हमेशा के लिए। बेटा लव मे बी एटर्नल बट डायमंड इज नॉट फॉरएवर। ठीक है, चलो अच्छी टीचिंग है ना। मार्केटिंग, बस सिर्फ मार्केटिंग और कुछ नहीं। चलो, इलेक्ट्रीफाइंग, एकदम करंट भर दिए, है ना। अगर आप बहुत अच्छा डांस किए हो स्टेज में, कहेंगे यार इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस था, एकदम लग रहा था जैसे बदन में करंट है तुम्हारा, यानी एक्साइटिंग, एकदम जो बहुत ही एक्साइट कर दे, यानी बहुत ही ज्यादा मनोरंजक हो, है ना, उत्साह से भरा हुआ हो, वो एक्साइटिंग है। फियरसम, जो आपको डरा दे, टेरिफाइंग, है ना। जैसे शेर अपना फियरसम टीथ दिखाता है, आपकी तो ऐसी हवा गुल हो जाती है पहले ही, नहीं। एंड डिस्टर्बिंग, आप कहोगे मैम आपने तो बहुत डिस्टर्बिंग हमें खबर दे दी। नहीं, अभी हाल फिलहाल तो मेरी शादी हुई थी और मैं बहुत लोगों को दिखाता, देखो ये हीरे की अंगूठी। नहीं, बोलो। नेक्स्ट आओ, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है रुकना। मैंने क्या कहा, रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग डायमंड। रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग डायमंड का मतलब डिसिस्ट करो, रोको, रुको, है ना। जो कहते हैं ना कंट्रोल, वही है। रिफ्रेन इज कंट्रोल। ठीक है, रेसिस्ट कह सकते हो, रेसिस्ट, राइट। और डिसवेड, वही तो मैंने कहा, याद रखना। परसुएड का उल्टा होता है डिसवेड। आपकी गर्लफ्रेंड आपको परसुएड करेगी, मुझे तो डायमंड रिंग चाहिए, आप दोगे ना डायमंड रिंग, है ना। परसुएड करेगी आपको डायमंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसको डिसवेड करो। डिसवेड का मतलब क्या हुआ, परसुएड का उल्टा मतलब परसुएड नॉट टू डू। परसुएड मतलब प्रोत्साहित करना, डिसवेड का मतलब होता है हतोत्साहित करना, है ना। When you persuade someone not to do something, that means you dissuade. This means to prevent, रोकना। persuade का एंटोनिम dissuade, persuade का एंटोनिम dissuade, prevent, dissuade का सिनोनिम। और कर्ब का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, रोकना। कर्ब सिनोनिम हो सकता था रिफ्रेन का, लेकिन रिफ्रेन का मतलब मैंने कहा डिसिस्ट करना, यानी अंकुश लगाना। अब अगर मैं कहूं कि भाई ये जो मेनस है ना कि सबके दिमाग में, इसको कर्ब करो, कर्ब द मेनस ऑफ डाउरी सिस्टम, है ना। कर्ब का मतलब कंट्रोल। सो रिमेंबर, देखा जाए तो आपको ये प्रिवेंट, कर्ब, ये सब सिनोनिम लगेगा, लेकिन रिफ्रेन और डिसिस्ट एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है, इसीलिए आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 106। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। हाँ चलो, हो गया। नेक्स्ट बेटा, मैंने आपको कहा है वीओडी बैच आप तभी लेना जब एग्जाम सर पर हो और आपके पास समय नहीं हो मेरे साथ 6-7 महीने बिताने की, राइट। कई बार होता है, जानते हो। थैंक यू श्रेया, अभय, थैंक यू सो मच। कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहते मैम एग्जाम आ रहा था, जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी करिए। तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आ जाती है। सालों पहले की बात है, जब मैं बस से सफर करती थी, तो उस समय बेटा ये सब मेट्रो वगैरह नहीं था, इतना डेवलप्ड नहीं था दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ एक ब्लू लाइन बसें होती थी और एक डीटीसी बसें होती थी। डीटीसी बसें सरकारी बसें थी, एकदम तेजी से भागती थी, कहीं रुकना नहीं रुकना उसकी मर्जी। और ब्लू लाइन बसें होती थी, प्राइवेट होती थी, तो वो सवारियों को ठूसने के लिए जगह जगह खड़ी होकर बहुत देर तक रुकी रहती थी। तो कई बार जो सवारी होते थे ना, वो गुस्सा करते थे कि आगे बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, आप इतने देर से रुके हुए हो।
तो एक बस ने आगे लिख दिया था सामने ही, देर आप हो हम नहीं। तो मुझे एक बार ऐसे हंसी आ गई। अभी जब बैच नंबर 25 शुरू हुआ, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो बेटा शुरू में तो आपको धीरे लेके चलना पड़ेगा ना, ताकि सब बच्चे, जैसे होता है ना पहले ट्रेन क्या होता है, धीरे धीरे चलती है ताकि सब लोग जो बोर्ड करने वाले सवार हो जाए, तेजी से नहीं भागती। तो मैं भी धीरे धीरे चल रही थी, तो कुछ बच्चे हल्ला मचाने लगे कि मैडम थोड़ा तेज भागिए, थोड़ा सा देर हो जाएगा, नहीं तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। मैंने कब कहा कि जनवरी में जो बैच शुरू हुआ वो अप्रैल में खत्म हो जाएगा? मैंने कहाँ कहा था? तो फिर हम लोग क्या करें? तो मैंने यही डायलॉग मारा, देर आप है हम नहीं। अगर आपको देर हो रही है तो वीओडी बैच लो, और अगर आराम आराम से पढ़ना है धीरे धीरे, तब मेरे साथ आप स्पेशल बैच ले लो। अब जो अगले साल के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जो 6 से 7 महीने के बाद, वो लोग याद रखना, उनको मेरे साथ स्पेशल बैच 27 में आना है, ठीक है? मेरिटेड, बेटा अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो क्या हुआ? ऐसे याद रखो ना, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो क्या हो? आप बताओ। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब आप डिजर्व करते हो, आप वो सीट डिजर्व करते हो। सो मेरिटेड का मतलब डिजर्व्ड हो गया, नहीं? राइट? एनकरेज्ड, प्रोत्साहित होना इस एनकरेज, यानी एनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित, है ना? एनकरेज का एंटोनिम क्या होगा? डिस्करेज्ड, नहीं, हतोत्साहित। प्रॉम्प्टेड, अगर कोई आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, करो ना करो ना, इसका मतलब है कि वो आपको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है टू डू समथिंग, है ना? इसीलिए प्रॉम्प्ट का अगर प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव है तो अलग चीज है, उसका मतलब तुरंत। प्रॉम्प्ट रिप्लाई मतलब तुरंत रिप्लाई आए। एंड प्रॉम्प्टेड यानी ही प्रॉम्प्टेड मी टू डू समथिंग, यानी एनकरेज टू डू समथिंग। अगर वर्ब के रूप में है तो देखो, है ना? जैसे टू कॉज समथिंग टू हैपन कह सकते हो। क्लियर? और सपोर्ट का मतलब तो समझते ही हो, सहारा देना, है ना? कैंडिड, अगर आपका व्यवहार बिल्कुल कैंडिड है, इसका मतलब आप बिल्कुल फ्रैंक हो, एकदम कोई भी चीज अंदर छुपाते नहीं। एरोगेंट तो बेटा घमंडी होता है, जिसका सिनोनिम हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी, है ना? जरा बताना एंटोनिम क्या क्या आएगा इसका? कंसीटेड, हॉटी, घमंडी, सुपरसीलियस, अपने आप को सुपर समझता है, वो बहुत सुपरसीलियस है ना? और ऑन हाई हॉर्स, मैंने ऐसे कहा था, याद रखने, ऑन हाई हॉर्स, जब ये जो लड़के हैं ना, है ना, जो आपके पीछे दुम हिलाते घूमते रहते हैं, जब इनकी शादी हो जाती है ना, ऑन हाई हॉर्स जिस दिन से बैठते हैं ये हॉर्स के ऊपर, है ना, उस दिन से ये घमंडी हो जाते हैं। नहीं, देखो, ऑन हाई हॉर्स घमंडी, सुपरसीलियस, हॉटी, कंसीटेड, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब घमंडी, जिसका मतलब हम्बल का एंटोनिम, है ना? इसका मतलब हम्बल का, विनम्र का, हम्बल, पोलाइट, इन सब का एंटोनिम हो गया ये। देखो, है ना? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब हो गया बेटा प्राउडी कोई नेचर ही नहीं है राहुल, प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, प्राउड कहते, है ना? एरोगेंट को आप प्राउड कह सकते हो, लेकिन प्राउड का एक और मीनिंग है, और प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं है। यस शालू, मैं ऐसा एग्जांपल देती हूँ ना कि बेटा क्लास में ना लड़कों की मतलब अच्छी खासी बेइज्जती होती रहती है, टॉफी नोस्ट, यस वेरी गुड, ठीक है, पूरे क्लास में अच्छी खासी बेइज्जती होती रहती है, और ये लोग खुश होते रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखो वेद प्रकाश को कह रहा है वाह, क्योंकि इन लोग को अपना मजाक उड़ाने में मजा आता है। चलो, केयरलेस, केयरलेस का मतलब लापरवाह, नेग्लिजेंट, केयरलेस का मतलब लापरवाह
यानी नेग्लिजेंट। इसका सिनोनिम केयरफुल, कॉशियस नहीं। अगर हम एंटोनिम लिख दे तो देखो, एंटोनिम केयरफुल, कॉशियस, नहीं। देखो नेग्लिजेंट बेटा नेग्लिजिबल नहीं होगा, याद रखना। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, नगण्य। यस, परसुएड एंड इनकरेज सिनोनिम है बेटा। जीलस याद रखना, जीलस इज डिफरेंट फ्रॉम जेलस। जीलस का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, आर्डेंट, है ना। जील का मतलब होता है उत्साह, तो जीलस का मतलब उत्साह से भरा हुआ, उत्साहित जिसको कहोगे, ठीक है। एनिमेटेड, एनिमल से एनिमेटेड नहीं बना है, इसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। एक्साइटेड, उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। और इसका सिनोनिम आर्डेंट है। जेलस और एनवियस का मतलब तो समझते हो ना, ईर्ष्यालु। थोड़ा डिफरेंस था जो नाउन में पढ़ाती हूं। जेलस का मतलब जिसमें ईर्ष्या हो, फ्यूरियस मतलब जो गुस्सा में हो, फ्यूरियस का मतलब हो गया एंग्री, ठीक है, एनरेज्ड, गुस्से में। और जेलस का मतलब हो गया एनवियस। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर भी मैं वही सिनोनिम लिख रही हूं। एंग्री, एनरेज्ड, गुस्से में। एंटोनिम काम, कंपोज्ड, शांत जिसको कहोगे, है ना। देखो पैसिफाइड, एकदम शांत। ट्रैंक्विल, जैसे ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं ना, उससे क्या होता है, जानवर क्या होता है, एकदम शांत हो जाता है और धीरे धीरे सो जाता है। ठीक है, देखो एंग्री और एनरेज्ड सिनोनिम है फ्यूरियस का। एंटोनिम है काम, कंपोज्ड, पैसिफाइड एंड ट्रैंक्विल। इम्पेशेंट होता है बेसब्र, जिसमें सब्र की कमी है वो इम्पेशेंट है ना, इम्पेशेंट है। अ पर्सन हु इज इन अ हरी, इसलिए इम्पेशेंट का लिख सकते हो इन अ हरी। इक्वानिमिटी बिल्कुल सही है, एंग इसका यहां पे कंपोज के जगह पे इक्वानिमस कह सकते हो, है ना। पैसिफाइड, ट्रैंक्विल और इक्वानिमस। चलो देखो जरा ध्यान से। प्लेसिड, वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट एडजेक्टिव। मुझे और एक मिल गया, आपको दे दिया मुझे शांत का, प्लेसिड। देखो अगर कोड काम नहीं कर रहा है तो मेरा नंबर लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग एनी बैच और बुक से रिलेटेड, या कोई कोर्स समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ले, आप इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर देना। देखो इस पेज में मेरिटेड का डिजर्व्ड, कैंडिड का फ्रैंक एंड जीलस का आर्डेंट हो गया। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, ये वोकैबुलरी का एक बैच है। कुछ लोग कह रहे थे कि वोकैबुलरी मैम कैसे पढ़े। मेरा स्पेशल बैच का सारा वोकैबुलरी वॉल्यूम 1 जो अभी भी पढ़ा रहे हैं ना, इसका भी वीओडी इसी में जाएगा। कहां जाएगा, सिनोनिम में जाएगा, ठीक है। मतलब जितना कुछ मैंने कराया हुआ है अभी तक वोकैब, चाहे स्पेशल बैच में हो चाहे वॉल्यूम 1 में हो, सब इसमें मिल जाएगा। और कोर्स का फी बहुत सस्ता है। नेक्स्ट आओ इंडस्ट्रियस। बेटा इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल के बीच में डिफरेंस है। आदिल थैंक यू सो मच बेटा। इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल दोनों के बीच में डिफरेंस है। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है और इंडस्ट्री से संबंधित एडजेक्टिव इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इसका मतलब हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट, मेहनती, ठीक है। इंडस्ट्रियस, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ये सब क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या कहोगे, लेजी, इंडोलेंट,
लेथार्जिक, आलसी, देखो है ना। सो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है? लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस। देखो लेबोरियस दिया कहीं? नहीं दिया है, चलो लिख लो लेबोरियस। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, इसका सिनोनिम है हार्ड वर्किंग। एंटोनिम इंडोलेंट है, जिसका मतलब है लेजी, लेथार्जिक, है ना। अ पर्सन हु लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। एसिडुअस, वेरी गुड, वेरी गुड, एसिडुअस। ये सब सिनोनिम है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस का, ठीक है। हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, यस, लेजी, इंडोलेंट, लेथार्जिक। स्लॉथफुल, बेटा एक जानवर है ऑस्ट्रेलिया में, स्लॉथ, बहुत धीरे धीरे सब कुछ करता है ना, उसी से बना है स्लॉथफुल। क्लियर? नेक्स्ट आओ, इंडस्ट्रियल, इसका मतलब है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, औद्योगिक कहोगे जिसको। और इकोनॉमिक, मैं इकोनॉमिकल नहीं बोल रही, इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो कम खर्च करता है। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू मनी मैटर्स, रिलेटेड टू फाइनेंस, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी रिलेटेड टू इकोनॉमी, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, और मनी यू कैन से, और फाइनेंस से रिलेटेड, है ना। जो मनी से, फाइनेंस से रिलेटेड होता है वो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आए, बता कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो नेक्स्ट आओ, फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। अगर मैं कहूं कि देखो इस तरह से आप है ना करीबन 15 घंटे रोज पढ़ोगे, पास हो जाओगे, बोलोगे 15 घंटे, इज इट फिजिबल? क्या मैम प्रैक्टिकल है ऐसा कि रोज हम 15 घंटे पढ़ सके? नहीं, जरूरी ही नहीं। सो व्हाट इज फिजिबल एंड प्रैक्टिकल? जो व्यवहारिक है, जो आप कर सकते हो, है ना, जो आप कर सकते हो, दैट इज फिजिबल एंड प्रैक्टिकल। क्लियर? कासल इन द एयर एंटोनिम नहीं होगा इम्प्रैक्टिकल का, इसलिए प्रैक्टिकल का उल्टा हो गया इम्प्रैक्टिकल, जिसका एक एंटोनिम मैं डिस्कस करना चाहती थी, कासल इन द एयर। टू बिल्ड कासल इन द एयर, यानी कि हवा में महल हो सकता है, हवाई महल? बोलोगे बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। याद करना कि प्रैक्टिकल का एंटोनिम मैंने लिखा है बेटा, एक सेकेंड, प्रैक्टिकल का ये एंटोनिम है इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का सिनोनिम एक और लिख सकते हो आप, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक इज सिनोनिम ऑफ फिजिबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। यस, हवाई कीला नहीं होता। स्पोकन के लिए बेटा बैच 21 तारीख को आ रहा है, वो आ रहा है लाइव बैच, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास एक वीओडी बैच भी है, आपको जैसे करना वैसे करना। वीओडी 60 डेज का बैच बन के तैयार हो रहा है, अभी तक उसमें 45 डेज का हमने बहुत बढ़िया से कस्टमाइज्ड करके मैंने उसमें वीडियो डाला है, ठीक है। और अब जो चलेगा उसमें वो अभी 45-46 वीडियोस डल गया है, 60 वीडियोस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो लाइव क्लास ले सकते हो, वो आ रहा है 21 तारीख को। रिजॉइस, खुशी मनाना, रिजॉइस इज टू सेलिब्रेट, खुशी मनाना जिसको कहते हो, समझ में आया? एसेंचुएट, बेटा मैंने इसको बताया भी है, और मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाला है अपने इंस्टा में भी। एसेंचुएट का मतलब होता है कोई चीज को हाईलाइट करना ताकि वो दिखे, जैसे कुछ लोग नहीं देखते हो आईब्रोज को आईलाइनर लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, मेरा तो आईलाइनर ही नहीं लगा पाती, मेरा तो हाथ ही हिल जाता है। तो एसेंचुएट का मतलब होता है टू हाईलाइट समथिंग
in order to make it noticeable. ठीक है, कुछ ऐसा हाईलाइट करना कुछ को, है ना, प्रोमिनेंट बनाना, किसी चीज को प्रोमिनेंट बनाना ताकि लोगों का नजर पड़े उस पर कि हाँ ये क्या है। ठीक है, और एक्यूरेट का मतलब तो सटीक होता है, आपको पता ही है, प्रिसाइज जिसको कहोगे सटीक। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? क्या बुक की एक झलक तो दिखा दो, अभी बन रही है यार बेटा, अभी तुरंत नहीं बन पाएगा, कर रहे हैं अभी हम। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब वायलेंस होता है, क्योंकि एट्रोसिटी जब करते हो ना किसी पर तो आप क्रुएल्टी करते हो। एट्रोसिटी का मतलब होता है वायलेंस कर रहे हो किसी पर, क्रूरता कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ एनवी। मैंने अभी कहा था ना जलस का एनवियस बनाया था, तो एनवी का आप ऐसे लिख दो, जलसी, ईर्ष्या। अच्छा, यहां तो सिनोनिम दिया हुआ है। और एब्सर्डिटी का मतलब होता है वियर्ड, वियर्डनेस कह दोगे, अजीब सा, एब्सर्ड लैंग्वेज, पता नहीं कौन सा अजीब सा लैंग्वेज यूज करता है ना? क्लियर? यस, क्रुएल्टी, ब्रूटलिटी कह सकते हो बेटा, ब्रूटलिटी है ना, क्रूरता के लिए। एक और हिंदी वर्ड है ना बर्बर, उससे एक वर्ड बना है बार्बरिटी, ये भी तो लगता है ना क्रूरता, है ना? और एब्सर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज, वियर्ड, अजीब सा, स्ट्रेंजनेस उसमें, एब्सर्डिटी इन हिज बिहेवियर, विचित्रता है। देखो हम लोगों ने 112 तक कर लिया, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। सैंक्शन का एंटोनिम प्रिवेंट। ओके बेटा, सैंक्शन का दो मीनिंग है जिसके कारण आप कंफ्यूज करते हो। अभी आप सुनते हो यार अमेरिका ने रशिया पे इतना सैंक्शन लगा दिया, तो सैंक्शन लगाने का मतलब क्या लगता है? प्रिवेंट कर रहा है ना, ये मना कर दिया, ये नहीं हो सकता, रशिया को हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, यानी कि रोक लगा दिया। तो सैंक्शन का सिनोनिम लगता है प्रिवेंट, है ना, पाबंदी लगाना। लेकिन बेटा अगर मैं कहूं फंड सैंक्शन हो गया, यानी फंड पास हो गया, तो फंड रुक गया, तो प्रिवेंट। सैंक्शन का एंटोनिम भी प्रिवेंट है। सैंक्शन वर्ड बहुत जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ दीज टू मीनिंग्स। एक तो होता है सैंक्शन लगाना, यानी उस पर बहुत तरह के रोक लगा देना, और एक सैंक्शन का मतलब होता है पास करना, तभी आप कंफ्यूज होता है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये स्पोकन इंग्लिश का बुक है, जिन लोगों को स्पोकन पढ़ना है स्पोकन बैच ले लो, और ये स्पोकन इंग्लिश का बुक ले लो। ठीक है, जिनको एकदम बेसिक कमजोर है वो तो इसमें आ जाओ स्पोकन में, क्योंकि स्पोकन से आपको सेंटेंस समझने बोलने की जब काबिलियत हो जाती है ना, जो एकदम बिगिनर्स है वो चाहो तो स्पोकन से शुरू करो। अभी आया है क्लास नोट्स का नया एडिशन बेटा, आप ले लो, केडी पब्लिकेशन से लोगे तो नया एडिशन ही मिलेगा आपको। अब आओ 45, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 45? ध्यान से सुनना। फोर्ट का मतलब होता है कीला, तो 45 का मतलब होता है कीले की तरह मजबूत बना देना। 45 का मतलब कीले की तरह मजबूत बना देना, है ना? इसका मतलब मजबूत, स्ट्रेंथन। क्रिएट बनाना, जनरेट का मतलब उत्पादन करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, इसका मतलब रोकना, मतलब प्रिवेंट। ठीक है, कर्ब, फॉरबिड, चेक, चेक का मतलब ही होता है कंट्रोल करना, और जनरेट का मतलब होता है उत्पादन करना। सो क्रिएट एंड जनरेट सिनोनिम कह सकते हो, है ना? 45 का मतलब होता है, मैंने कहा ना, फोर्ट की तरह स्ट्रॉन्ग, है ना? आपने किले को राजा लोग कैसा बनाते थे?
एकदम स्ट्रोंग बनाते थे ताकि कहीं से भी कोई भेद के अंदर ना घुस सके। वैसे ही स्ट्रेंथन हुआ। अभी पैसिफाई लिखवा चुकी थी, गुस्सा दिलाना का उल्टा शांत करना। पैसिफाई शांत करना, शांत करना, काम डाउन। एंटोनिम राउज होगा, उकसाना। यानी कि अगर मैं पैसिफाई का एंटोनिम करूं तो एनरेज होगा, ठीक है। इनफ्यूरिएट होगा, गुस्सा दिला रहे हैं आपको, फ्यूरी दिला रहे हैं आपको, इनफ्यूरिएट। ठीक है, एनरेज, इन्फ्यूरिएट यानी कि गुस्सा दिलाना। ठीक है, देखो अगर आप कहोगे तो इसका राउज भी हो गया, यानी आपको गुस्सा दिलाना। देखो, रिजॉइस तो अभी बताए थे, सेलिब्रेट करना। सैटिस्फाई का मतलब हुआ संतुष्ट करना, है ना। सैटिस्फाई का सिनोनिम भी सेटिएट है, लिख लो सैटिस्फाई। सैटिस्फैक्शन देता है वो सेटिएट करता है आपको, है ना। देखो, एनरेज, राउज, राउज, इन्फ्यूरिएट, प्रोवोक चलेगा, बहुत अच्छा। इंस्टिगेट, उकसाना, इंस्टिगेट उकसाना। इन्फ्यूरिएट, देखो फ्यूरी वर्ड यहां छिपा हुआ है और यहां पर रेज वर्ड छिपा हुआ है। रेज मतलब गुस्सा, FURY का मतलब भी गुस्सा होता है। इंसाइट, वेरी गुड, इंसाइट। भड़काना, है ना, भड़काना, देखो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, और ऐसे राउस का एक मीनिंग तो बेटा यही सब है जो मैंने बताया आपको, लेकिन राउस का एक और मीनिंग है जगा देना, टू वेक अप। एक तो हुआ गुस्सा भड़काना और एक होता है जगा देना, उठा देना। ठीक है, बैरन, बंजर, जहां पे कुछ भी ना उगे, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, देखो इसका एंटोनिम अब लिख सकते हो फर्टाइल। एंटोनिम लगा दिया मैंने। ठीक है, देखो बेटा SSC के लिए तो कुछ सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। होलसम का मतलब है गुड फॉर हेल्थ। आपको होलसम फूड खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। एंड प्रॉफिटेबल होता है जो प्रॉफिट दिलाता है, लाभदायक, है ना। प्रॉफिटेबल होता है जो प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट दिलाता है। अरेबल, वेरी गुड, फर्टाइल, अरेबल सॉइल, वेरी गुड। फ्यूटाइल तो बेटा होता है निष्फल, फ्यूटाइल होता है निष्फल। ओपन करने पर सर्वर कनेक्शन एरर शो हो रहा है, तो आप एक काम करो शालू, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे आप व्हाट्सएप करो, ये प्रॉब्लम व्हाट्सएप करो। ठीक है, हम लोग 115 तक आज कर चुके हैं। इसको मैं आज सेव कर रही हूं और आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको भेज दूंगी। बेटा क्लास के लिए आप लोग एक तो सबसे पहले आप ले लो वॉल्यूम 1, और उससे ज्यादा जानना है तब क्लास नोट्स लेना। और ये क्लास नोट्स बिल्कुल कलर्ड बुक है ऐसे ही, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा है। अगर जो मैं अभी पढ़ा रही हूं वॉल्यूम 1, उसका ग्रामर एंड वोकैबुलरी पूरा पढ़ना है तब ये बैच लेना। ठीक है, ये बैच में आपको VOD अभी तक का जितना क्लास हो चुका है उसका VOD मिल जाएगा। आगे का लाइव क्लास जब चलता है तो आपको हम लोग कनेक्ट करते रहते हैं क्लास के साथ। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश हमारा 21 मार्च से आ रहा है। हालांकि इसका टाइम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, या तो 7 से 8 होगा, नहीं तो 8 से 9 होगा, कुछ ऐसा टाइम इसका होगा, याद रखना। ठीक है, और ये जो बैच है ये नया बैच है इंग्लिश स्पेशल का, जिसमें वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा मैं पढ़ाती हूँ, इतना ज्यादा ग्रामर होता है। स्टेनोग्राफर के लिए 27 नंबर बैच ले लो और आराम से पढ़ते रहो पुष्पेंद्र, धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है, आराम से पढ़ोगे एकदम समझ में आएगा। बहुत ज्यादा देखो बेटा, आप लोग सोचते हो ना बहुत तेजी में हो जाएगा, बहुत तेजी में कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले सेंटेंस का फॉर्मेशन सिखाऊंगी कंपल्सरी इंग्लिश में, अगर कंपल्सरी इंग्लिश लोगे तो। फिर हम ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग,
रिपोर्ट राइटिंग, ये सब करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन सीखने के बाद। और याद रखना, अगर आपको फटाफट खाली स्पोकन इंग्लिश करना है तो 60 डेज का हर वीडियो इसका 30 मिनट से लेकर 45 या सवा घंटा तक का मैक्सिमम वीडियो है। ठीक है, और 60 वीडियोस होंगे इसमें, अभी 45 लोड हो चुके हैं। आराम से पढ़ो, मतलब छोटे मोटे एग्जाम तो इसी से निकाल लोगे, इतना बढ़िया से इसमें सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, तो आपसे फिर हमारी जो मुलाकात होगी वो पता है कब होगी? कल शाम को होगी, क्योंकि कल विमेंस डे है। और कल जो मैराथन है, पहले दीपिका मैम आएंगी हिंदी लेके, फिर गुरप्रीत आएगी क्या करंट लेके, फिर शिल्पी मैम का साइंस है, और फिर मैं इंग्लिश कराऊंगी आपको। तो कल विमेंस डे के दिन सिर्फ महिलाएं होंगी आपके साथ केडी लाइव चैनल पर, और ये विमेंस डे का मैराथन चलेगा कल। ठीक है, चलो शुरुआत हो जाएगा 3 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।